क्या हुआ था, मतलब उनकी हत्या कैसे हुई थी, कहाँ पर हुई थी और वो उस वक्त क्या कर रहे थे जिस वक्त उनकी हत्या हुई थी? जैसे ही वो पूजा करके बाहर निकले तो उनमें से एक उठ के आता है गैंगस्टर। वो आता है उनके कनपटी पे, बंदूक रखता है और वो बोलता है बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। लेकिन वो नहीं अपनी जान बचा पाते क्योंकि उनको 16 गोलियां लग जाती हैं। कि बचपन कैसा था गुलशन कुमार का, क्योंकि उस पे भी बहुत कम लोग जानते हैं, बस ये जानते हैं कि गरीब परिवार से थे। तो क्या था उनका बचपन? तो उनके जो फादर थे, मतलब नॉर्मल फैमिली थी, ज़्यादा अमीर भी नहीं थी, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, लेकिन एकदम गरीब भी नहीं बोल सकते। तो उन्होंने फिर जैसे टी सीरीज़ का 1983 में टी सीरीज़ का उन्होंने निर्माण किया। फिर उसी के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ भी प्रोड्यूस करनी शुरू की। म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो नदीम श्रवण, ये नाम याद रखिएगा, नदीम श्रवण इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद फिर ऐसा कहा जाता है कि उनका अंडरवर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, दाऊद से उनका कनेक्शन था, अबू सलेम से उनका कनेक्शन था। 9 अगस्त को दोबारा कॉल गया। 9 अगस्त को उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और तुमने पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करवाई है, तो तुम हमें क्या समझ रहे हो। इसका मतलब तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो, तो अब आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। कहाँ ला कि उनके वो इतने बड़े भक्त थे कि वो जब उन्होंने अपनी जान भी त्यागी ना, तो वो मंदिर के आज हम एक ऐसे सुपरस्टार या कहें एक ऐसे सुपर ह्यूमन की बात करने जा रहे हैं जिनकी कहानी बहुत हद तक लोगों को पता तो है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनकी जिंदगी में आखिर हुआ क्या, कहाँ से वो आए थे, क्यों वो इतने दयालु थे, क्यों वो भगवान में इतनी आस्था रखते थे और भगवान में इतनी आस्था रखने वाले इंसान के साथ आखिर इतना बुरा क्यों हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़े सुपरस्टार टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिनका स्ट्रगल जो है वो हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कहानियों में देखा, लेकिन एक होल एक सिनेरियो में हमने कभी भी उनकी कहानी को नहीं देखा कि उनकी जब हत्या हुई कैसे हुई, किसने की। हमें लगता है कि अंडरवर्ल्ड का हाथ था। कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं कि अलग अलग लोगों की कि सिंगर जो थे वो चिढ़ रहे थे, दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनियां उनसे चिढ़ रही थी, लेकिन असल में उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये आज हम इस पॉडकास्ट में सिमरन और मीनाक्षी से डिस्कस करेंगे, जिन्होंने गुलशन कुमार की ज़िंदगी पर थोड़ी रिसर्च की है, और हम जानेंगे कि आखिर शुरू से लेके अंत तक गुलशन कुमार की ज़िंदगी कैसी रही, उतार चढ़ाव कैसे रहे उनकी ज़िंदगी के। तो वेलकम टू सिमरन हमारे सासी सिनेमा शो में। मीनाक्षी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले गुलशन कुमार के बारे में ही आता हूँ। सबसे पहले मैं ना उनकी हत्या वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सबको बस यही पता है कि उनकी हत्या हुई थी और उसमें कई सारे लोगों का नाम आया था, लेकिन क्या हुआ था, मतलब उनकी हत्या कैसे हुई थी, कहाँ पर हुई थी और वो उस वक्त क्या कर रहे थे जिस वक्त उनकी हत्या हुई थी? देखिए, गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी वो उनके घर के पास ही मंदिर था, 4 किलोमीटर दूर मंदिर था, और वो रोज़ जाया करते थे। मतलब जो अंडरवर्ल्ड थे, यानी कि अब्बू सलीम और जो अनीस इब्राहिम दाऊद, हाँ, जो दाऊद इब्राहिम के जो भाई थे, उन लोगों ने पूरे उनके ऊपर रिसर्च कर रखी थी कि वो कब खाते थे, कब सोते थे, यहाँ तक कि कब वॉशरूम भी जाते थे, कब नहाते थे, कब मंदिर जाते थे। उन्हें एक एक रूटीन उनका पता था। तो जिस दिन उनकी मौत हुई थी 12 अगस्त 1997, जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन उन लोगों को पता था कि वो कब मंदिर जाएंगे। तो जिस दिन वो मंदिर, जैसे जब वो जा रहे थे, तो वो पूजा वूजा उन्होंने की। वो अपनी सफ़ेद जो वो कुर्ता पहना करते थे, अक्सर उनका वही एक था कि वो सफ़ेद कुर्ता पजामा में थे, अपनी मारुति में थे वो। तो वो जैसे ही मंदिर के बाहर उतरे, उसके साइड में बिल्डिंग थी, छाया अपार्टमेंट एक बिल्डिंग थी, धूप छाया अपार्टमेंट। तो वहीं पर उन्होंने मतलब कार अपनी रोकी, उनके ड्राइवर ने वहीं पे पार्क की, वो गए, उन्होंने पूजा की। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकले पूजा करके, तो मंदिर के सामने एक नाई की दुकान थी जहाँ पर 3 ऑलरेडी मौजूद थे डी गैंग के मेंबर्स, जिनको सुपारी दी गई थी, जिनको, हाँ जी, जिनको बोला गया था कि आपको इनको मारना है। जैसे ही वो पूजा करके बाहर निकले तो उनमें से एक उठ के आता है गैंगस्टर। वो आता है उनके कनपटी पे, बंदूक रखता है और वो बोलता है बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। उसकी सीधे सीधे ये शब्द थे। तो वो जैसी गोली मारता है तो वो उनके सर से ना टकरा कर छूकर चली जाती है। तो वो भागते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, उनके फिर
गोली लगती है, फिर भी वो रेंगते रेंगते आगे भागते हैं। वो लिटरली जो घर होता है जहाँ पर एक औरत खड़ी होती है, उनसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो। वो नहीं करती और वो दरवाज़ा बंद कर देती है उनके मुंह पर, जिनके लिए उन्होंने आसपास के लिए इतना उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी कोई उनकी मदद नहीं करता। फिर वो दोबारा रेंगते रेंगते आगे बढ़ते हैं। इतने में क्या होता है, जो उनका ड्राइवर होता है वो आ रहा होता है, वो उनके पास कलश होता है, जो पूजा के लिए कलश होता है, वो सीधा उसके सर पर मारता है, जो गोली मार रहा होता है। जैसे ही उसके सर पे मारता है तो वो पलटकर ड्राइवर के 2 गोली मार देता है पैरों में। तो ड्राइवर भी चाहकर नहीं मदद कर पाता। तो वो रेंगते रेंगते ऐसे ऐसे करके गुलशन कुमार जा रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं अपनी जान बचा पाते क्योंकि उनको 16 गोलियां लग जाती हैं। सोचिए, एक शरीर पर 16 गोलियां, कैसे कोई इंसान बच सकता है। लेकिन फिर भी जब वो भाग जाते हैं सब कुछ अपना करके, ये सब 2 मिनट में हुआ था। पूरा ये जो सिनारियो है, गोली लगना, सब कुछ होना, ये पूरे 2 मिनट में हुआ होता है। और वो मुझे टाइम याद है कि जब वो मंदिर में आते हैं तब वो 10:10 का टाइम था, जब वो सुबह पूजा करने के लिए आए थे। और फिर वो 2 मिनट में सब कुछ हुआ, गोली लगना, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद जो मंदिर के पुजारी वगैरह थे वो सब लोग आए, 3 लोग आए थे उनकी मदद के लिए आसपास के। उनको कूपर अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ जी। तो मैं मीनाक्षी, ये तो थी उनकी हत्या कैसे हुई, लेकिन अब हम मैं और जो ऑडियंस है वो ये समझना चाहती है कि हत्या से पहले जो उनका जीवन था, जो उनका संघर्ष था बचपन से लेके, वो उसमें क्या हुआ, और उसके बाद मैं इस पे आऊँगा कि इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज थी, किसके हाथ थे, क्या था। तो मैं पहले मीनाक्षी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बचपन कैसा था गुलशन कुमार का, क्योंकि उस पर भी बहुत कम लोग जानते हैं, बस ये जानते हैं कि गरीब परिवार से थे। तो क्या था उनका बचपन में? मैं जब इनके बारे में पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई आम व्यक्तित्व नहीं थे। गुलशन कुमार जो थे ना, वो कोई ऐसे आम इंसान आप जैसे मेरे जैसे नहीं थे। उनको कुछ ना कुछ एक हाथ, एक पावर था, क्योंकि जैसा व्यक्तित्व था और जिस तरीके से उन्होंने किसी को नुकसान ना पहुंचाए बिना वो जिस मुकाम पर पहुंचे, वो आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, दाऊद का इतना दबदबा होना और वो सब होना, उसके बावजूद भी वो जिस मुकाम पर, आज भी लोग ज़रूर, उनकी बहुत कम उम्र में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो अपना नाम बना कर गए। और ना केवल कैसेट्स और उद्योग बेसिस पे, वो एज अ ह्यूमन भी बहुत अच्छे थे। तो अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो उनका जन्म 5 मई 1951 में दिल्ली में हुआ था, एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। तो उनके जो फादर थे, मतलब नॉर्मल फैमिली थी, ज़्यादा अमीर भी नहीं थी, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, लेकिन एकदम गरीब भी नहीं बोल सकते। तो उनके फादर जो थे वो जूस की दुकान चलाते थे, तो वो उन्हीं के साथ उसमें हाथ बटाया करते थे। लेकिन उनको हमेशा से गाने का बड़ा शौक था। वो खुद भी, उनकी आवाज़ भी खुद में बहुत अच्छी है, गाना सुनना बहुत पसंद था। और वो एक दौर था जब 30 से 35 रुपए की एक कैसेट मिला करती थी। तो आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा टाइम था जब अमीर लोग ही गाना सुन सकते थे। बहुत बड़ी बात होती। 1950 क्या बोलते हैं 60s के टाइम पर 35 के लोग राशन भरा लिया करते थे। वो उतनी बड़ी रकम हुआ करती थी। तो उनको रियलाइज़ हुई और वो जूस के काम से भी बहुत बोर हो गए थे। तो उनके फादर ने उनको एक कैसेट की दुकान खोल के दी। वहाँ पर वो कैसेट, गाना भर के कैसेट बेचा करते थे। लेकिन उनको वहाँ तक भी वो सीमित नहीं थे, क्योंकि उनको ज़िंदगी में कुछ सेटिस्फेक्शन, बोलते हैं ना कि लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं एक कर रहा हूँ, मैं कल को इससे बड़ी दुकान खोल लूँगा। नहीं, उनको कुछ और बड़ा करना था। और यहाँ पर पैसे की बात नहीं है। उनको हमेशा ये लगता था कि गाना जो है, अगर वैसे वो बहुत धार्मिक इंसान थे, तो क्यों भजन, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा क्यों अमीर सुने, गरीब भी सुन सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक इंडस्ट्री खोली, अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री उन्होंने खोला पहला। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक म्यूज़िक कंपनी खोली, आई डोंट रिमेंबर द नेम, सुपर कैसेट प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो उन्होंने पहली कमर्शियल उन्होंने अपनी खोली, कंपनी खोली, जहाँ पर उन्होंने गाना बनाना शुरू किया। और वो स्टार्टिंग में धार्मिक गाने ही बनाया करते थे, भजन, पूजा पाठ के गाने, दुर्गा चालीसा, ग्रंथ। क्योंकि उनका ये मानना था कि वो लोग जो शायद बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़ सके या उनके पास वक्त ना हो, वो भी कैसे अपने ग्रंथ, भक्ति से जुड़े रहें, कैसे अपने ग्रंथ से, कैसे धर्म से जुड़े रहें, उनका ये मकसद था। तो उन्होंने फिर आप देखेंगे कि बहुत जो वेद हैं हमारे, उनको उन्होंने एक गाने के रूप में गाया या गवाया, उन्होंने ऐसे कैसेट्स बनाई। और उसके बाद उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की। उसी के अंदर उन्होंने टी सीरीज़ की शुरुआत की।
उन्होंने, और ऐसा कहा जाता है कि सेक्टर सुपर कैसेट्स के बाद उन्होंने टी टी सीरीज की शुरुआत। अच्छा, सिमरन से मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि वो, ये तो नोएडा की बात हो गई कि उन्होंने फर्स्ट कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी, यहाँ पे इतनी बड़ी म्यूजिक बहुत कैसेट्स की मूवीज भी शूट हुई है ना। तो फिर वो मुंबई कैसे पहुंचे, मतलब यहाँ से नोएडा से मुंबई कैसे उनका मतलब जैसे उनका जाना हुआ? काम बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ पे, उन्होंने बहुत सिंगर्स को, जैसे सोनू निगम हो गए, अनुराधा मैम हो गई, बोडवाल, हाँ जी वो हो गए, और कुमार सानू हो गए, नदीम शरवन हो गए, वो सब यहीं से मतलब उनको उन्होंने मौका दिया। और वो हमेशा, उनके अंदर ना एक खासियत थी कि वो हमेशा न्यू कमर्स को मौका देते थे, जिनमें कुछ करने का जुनून था, वो हमेशा उनको मौका दिया करते थे। और जिस तरीके से उनके गाने जो थे वो इतने ज़्यादा हिट हो रहे थे, इतनी ज़्यादा उनको सक्सेस मिल रही थी कि उन्होंने सोचा कि अब मैं मुंबई में जाके अपना वेंचर शुरू करता हूँ, मैं वहाँ पर शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मेन तो म्यूज़िक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं वहीं है। तो उन्होंने बॉलीवुड में जाने का सोचा, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी शुरुआत करनी शुरू की। तो उन्होंने वहाँ पर अपना सेटअप करा, सारे जो सिंगर्स वगैरह थे उनको भी उन्होंने धीरे धीरे वहीं पर बुला लिया। तो उन्होंने फिर जैसे टी सीरीज़ का 1983 में टी सीरीज़ का उन्होंने निर्माण किया। फिर उसी के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ भी प्रोड्यूस करनी शुरू की। हालांकि उनकी एक एल्बम थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उसी दौरान, मलमल का कुछ ऐसा था, लाल दुपट्टा मलमल का। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी एल्बम, और उन्हीं को उन्होंने उन मूवी में भी बनाया था। जो म्यूज़िक एल्बम थी उन्होंने फिर बाद में मूवी भी बनाई थी उसी नाम की, और उन्होंने एक डायरेक्ट भी की थी मूवी सनम बेवफा। और यहाँ तक कि लेकिन उनको जो ब्रेक मिला, जो उनको सक्सेस मिली, वो कयामत से कयामत तक था। और जो मेन फिर उनको जो मिला वो थी आशिकी, जो तो कहते हैं कि बहुत ही बड़ा ब्रेक थी, 1990 में रिलीज़ हुई। और वो ऐसी मूवी थी कि जिसने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो नदीम शरवन, ये नाम याद रखिएगा, नदीम शरवन इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। जो नदीम है, स्पेशली जो नदीम है वो बहुत, हाँ जी नदीम सैफ़ी, उनकी मौत में बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, और उनको उन्होंने मौका दिया था। और नदीम शरवन के लिए भी आशिकी बहुत बड़ी साबित हुई थी मूवी, क्योंकि उसके बाद उनके पास ऐसे ऑफर्स थे, उनके पास बहुत, उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर्स के तौर पर काम किया इंडस्ट्री में। हाँ जी, वो उनमें ही करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ऐसा उनका शुरू हुआ, और इस तरीके से मतलब उनकी शुरुआत हुई इंडस्ट्री में। तो ये तो उनके बिजनेस की बात है, यहाँ तक तो ये लगता है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं रही होगी किसी से। लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब ये हत्या तक बात कैसे पहुंची मीनाक्षी? जैसे जो इन्होंने बताया कि जो म्यूजिक डायरेक्टर थे टी सीरीज़ के, तो उनका गुलशन कुमार से एक अनबन हो गया था। उनका एक किस्सा था कि उन्होंने एक म्यूजिक नदीम श्रवण जो थे, तो नदीम जो थे उनको गाने का बड़ा शौक था। उनको था कि म्यूजिक डायरेक्ट तो कर ही रहे हैं लेकिन मुझे गाना है। लेकिन उनकी आवाज़ वैसी थी नहीं। गुलशन कुमार को लगता था कि वो एज अ गायक, एज अ सिंगर वो उतने अच्छे नहीं जैसे जितना अच्छे वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो दोनों ने मिलकर एक म्यूजिक एल्बम अपना निकाला, और उन्होंने गुलशन को बोला कि तुम इसको प्रमोट करो, मतलब आप इसको प्रोड्यूस करो, आप इसको प्रमोट करो। क्योंकि उस टाइम टी सीरीज एक ऐसा नाम था कि उसका नाम बस जुड़ने भर से, आज भी है, हाँ फेमस हो जाती है, तुरंत पॉपुलर हो जाती है। आज भी वही है कि अगर टी सीरीज अगर किसी में जुड़ा है तो देखना ही है, क्योंकि कुछ अच्छा कंटेंट ही होगा। तो पहले तो गुलशन कुमार डिनाई कर रहे थे, लेकिन स्टिल उन्होंने उसको प्रमोट किया। उसके बाद वो काफ़ी लेकिन फिर भी वो बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी थी वो गाना, इतना हिट नहीं हुआ, लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर गुलशन कुमार ने बोला कि मैं अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे लॉस नहीं कराना चाहता, मैं और लोगों को मौका दूंगा, इससे बेहतर है। तो वो बात कहीं ना कहीं नदीम को खटक गई वो चीज़। और उसके बाद फिर ऐसा कहा जाता है कि उनका अंडरवर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, दाऊद से उनका कनेक्शन था, अबू सलेम से उनका कनेक्शन था। तो उन्होंने सुपारी दी थी अंडरवर्ल्ड को गुलशन कुमार को मारने के लिए। तो वो कहा जाता है कि वो सुपारी वो वहाँ पर गए। उसके बाद फिर ये पूरा मांजरा शुरू होता है कि कैसे अंडरवर्ल्ड करती है। उस पर भी इन डिटेल हम आगे बात करेंगे कि क्या था अंडरवर्ल्ड के, उसके बाद क्या होने लगा। देखिए, जैसे नदीम जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे इस बात से, क्योंकि एक तो टी सीरीज़ जिस दौर पर उनकी मौत हुई थी उस टाइम 65% स्टेक म्यूज़िक इंडस्ट्री में होल्ड करती थी। मतलब ज़्यादातर गाने उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में मतलब प्रोड्यूस होते थे, उनका नाम उससे जुड़ता था, कॉपीराइट्स वो लोग ले लेते थे सॉन्ग्स के। तो
नदीम जो थे उनको ऐसा लगने लगा था कि गुलशन कुमार उनका करियर खराब करना चाहते हैं, क्योंकि जब क्या हुआ कि नदीम श्रवण फेमस हो गए तो गुलशन कुमार ने सोचा कि अब मैं किसी और को मौका देता हूँ ना, अब इनका तो नाम बन गया। हाँ, अब उनको चाहते कि वो किसी और को प्रमोट करें या वो किसी और को बढ़ावा दे। तो ये चीज़ ना नदीम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुभने लगी थी कि ये मुझे गाने भी नहीं दे रहे हैं अब प्रोड्यूस करने के लिए, कंपोज करने के लिए, और अब मेरे गानों को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अब्बू सलीम और जो अनीस इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का जो भाई था, उनसे बात की, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो उन्होंने अब्बू सलीम को ऐसे ऐसे बोला कि ये मेरे गाने प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो अब्बू सलीम ने फिर 1997 में गुलशन कुमार को पहला कॉल किया। 5 अगस्त 1997 में पहला कॉल गया था, जिसमें उन्होंने बोला कि पहला उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली कि तुम नदीम को गाने क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने करे तो थे, अब वो नहीं चले, अब मैं लॉस में थोड़ी जा सकता हूँ। जिसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने हैं तुम्हें, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि एक्सटॉर्शन मनी बहुत ज़्यादा जाता था अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड एक बहुत बहुत ज़्यादा पावर रखता था उसमें, मुंबई में बहुत ज़्यादा पावर रखता था। तो उन्होंने पहली बार उन्होंने दे दिया था, मतलब ऐसा बोलते कि जो पहली किश्त थी वो गुलशन कुमार ने दे दी थी। लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार उनको कॉल किया 9 अगस्त को, तो नहीं, शायद 5 अगस्त से भी पहले एक बार कॉल गया था, ऐसा कहते हैं। पहले उन्होंने पैसे उनको दे दिए थे, लेकिन जब 5 अगस्त को उन्होंने दोबारा पैसे मांगे ना उनसे 10 करोड़ रुपए, तो उन्होंने नहीं दिए थे। जिसके बाद 9 अगस्त को दोबारा कॉल गया। 9 अगस्त को उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और तुमने पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करवाई है, तो तुम हमें क्या समझ रहे हो, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता। उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैंने सुना है कि तुमने अभी तक पुलिस में कंप्लेन नहीं कराई है, इसका मतलब तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो, तो अब आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट, उन्होंने सीधा सीधा थ्रेट किया था गुलशन कुमार को। हाँ, और ये सब जब चीज़ें हो रही थी ना, तो किशन कुमार उनके साथी थे, जो उनके भाई थे छोटे, वो सब कुछ सुन रहे थे। हाँ, किशन कुमार, और किशन कुमार उनको लगातार बोल रहे थे कि आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो, आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो, क्योंकि 2 जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ भी ऐसा हो चुका था, राजीव राय और सुभाष घई। हाँ जी, ये सब बहुत आम सी बात थी, ये एक्सटॉर्शन मनी है। हाँ, एक्सटॉर्शन मनी आपको दे रहे हैं, अगर आप सामने वाला मना कर रहा है तो उसको जान से मारने की धमकी मिल रही है या डरा दो। तो अब्बू सलीम ने ये सोचा कि अगर मैं इसको मार देता हूँ ना, तो मेरा एक अलग ही दबा बन जाएगा, हम डाउट कंपनी एक अलग ही उस पर चली जाएगी और लोग सच में डरने लगेंगे। तो उन्होंने यही सोचा कि हम लोग गुलशन कुमार को मार देते हैं, ताकि लोगों में वो एक डर पैदा हो जाए। और ऐसा ही किस्सा जो ये 1997 में तो चलो ये हुआ था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी मेन, वो 1994 में हुई थी, जब एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहे थे। 7 जून की उनको डेथ हुई थी। वो एक फिल्म बना रहे थे, तो उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, ज़ेबा करके एक्ट्रेस थी, ज़ेबा अख्तर। उनको उन्होंने फिल्म में लेने के लिए कहा था। तो क्या हुआ था कि वो डाउट के कहने पर लिया गया उनको फिल्म में, लेकिन वो काम उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद उस प्रोड्यूसर ने उनको फिल्म से निकाल दिया। दाऊद इतना ज़्यादा चिढ़ गया था और उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि 7 जून 1994 में उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी। तो ऐसा खौफ था इंडस्ट्री में, लेकिन गुलशन कुमार डरते नहीं थे, और यही चीज़ उन लोगों को चुभ रही थी कि हमसे डर क्यों नहीं रहे हैं ये। और उसी के कट्टू से उन्होंने बताया कि जैसे वो पाकिस्तानी, मतलब वो एक्ट्रेस के चलते उन्होंने जब उनकी हत्या करवा दी, तो उसके बाद गुलशन कुमार से पहले राजीव राय और सुभाष घई दोनों को धमकी गई थी। राजीव राय के केस में क्या हुआ था कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई थी, तो उन पे हमला जब हो गया था तो वो बच गए थे पुलिस प्रोटेक्शन के चलते, ठीक है। और सुभाष घई केस में क्या हुआ था कि पुलिस को पहले ही पता चल गया था कि ऐसे ऐसे हमला होने वाला है, तो उन्होंने उस हमले से पहले ही उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था। तो तभी क्या बोलते हैं, उनके भाई ने गुलशन कुमार को बोला कि तुम कंप्लेन करो, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का, या तो फिर शायद डेस्टिनी उनकी इस तरीके से लिखी थी, कुछ भी आप कहें, लेकिन उन्होंने वो कंप्लेन नहीं किया। अगर शायद वो कंप्लेन कर देते तो आज हमारे वो बीच होते, क्योंकि हाँ, लेकिन फिर भी उस वक्त के जो यूपी के सीएम थे, उन्होंने उनको एक बॉडीगार्ड प्रोवाइड किया था, क्योंकि जब खबरें आने लग गई थी ना, तो उनको एक बॉडीगार्ड दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ,
उस दिन वो उनका जो बॉडीगार्ड था वो बीमार था, तो उन्होंने उसको बोला कि क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे, उन्होंने बोला कि तू एक काम करो, तुम आराम करो, उन्होंने अपने बंगले पे उसको आराम करने दिया और वो निकल आए और फिर उनके साथ ऐसी दुर्घटना। जब ये सब हो रहा था, सुपारी आ रही थी और ये सब, तो नदीम जिसका नाम आ रहा है वो कहाँ था, मतलब वो क्या कर रहा था? वो तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसको सब कुछ पता था, वो तब तक जो जब हाँ वो मीटिंग वीटिंग भी हुई थी पहले, नदीम की, आसीस अब्राहिम की और अनीस अब्राहिम की, नदीम की और अब्बू सलेम की, और एक और उनके साथ बैठे हुए थे जो गैंगस्टर जो इन्वॉल्व थे मारने में, वो उनकी सारी मीटिंग हुई थी इसके बीच में कि कैसे कैसे क्या हुआ है। नदीम ने सब कुछ बताया कि मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, मेरा करियर ख़राब किया जा रहा है, तो उसके बाद ही पूरी प्लानिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि एकदम से, ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ कब कैसे हत्या करनी है। और इसमें एक और नाम शामिल है, इसमें टिप्स के जो मालिक हैं उनका नाम भी शामिल है। हाँ, वो भी, उनका नाम भी शामिल है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने भी सुपारी दी थी क्योंकि 25 लाख रुपए, हाँ कि वो भी 25 हाँ लाख कि वो उनको मरवाना चाहते थे क्योंकि वो भी उनके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे और टिप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था टी सीरीज़ के आने से, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। और ये सब जो चीज़ थी वो टी सीरीज से पहले की कंपनी थी। हाँ हाँ, टिप्स पुरानी कंपनी है। हाँ टिप्स सारेगामा सब टी सीरीज आके एकदम उन्होंने दबदबा बनाया था ना अपना। और ये सब चीज़ें किशोर जो किशन कुमार हैं उन्होंने कोर्ट में बोली है, ये कोई कुछ भी ऐसी थ्योरी नहीं है उन्होंने, क्योंकि वो जब जब कॉल्स आते थे, जब 5 अगस्त को कॉल आया, जब 9 अगस्त को कॉल आया, तब किशन कुमार उनके साथ थे और उन्होंने वो पूरी बातें सुनी थी कोर्ट, और इसलिए उन्होंने वो पूरी बातें कोर्ट में बताई थी। फिर जब 12 अगस्त को हुआ, उनकी हत्या हुई, तो ये सब पूरा ऐसा था। 12 अगस्त 97 हुई थी। और जो हत्या हुई उसके बाद जो हत्यारे थे जिन्होंने मारा था, मतलब हमने हत्या वाली बात तो वहाँ पे वो की थी, लेकिन उस मंदिर का भी कोई कहानी है जहाँ पे वो पूजा करने गए थे शायद, वो उस मंदिर की ऐसी कहानी है कि वहाँ पर उन्होंने उनका ना हमेशा से नहीं, आप देखेंगे कि इस भारत में हर एक राज्य में कम से कम उनकी बनाई हुई एक मंदिर आपको देखने को मिलेगी। और ये कहा जाता है कि सिर्फ दिल्ली में उन्होंने 20 से 25 मंदिर बनवाई है, और ना बस बनवाई है, उन्होंने कई मंदिरों को रेनोवेट किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो मंदिर वहाँ पर जाया करते थे तो वहाँ पर फिर उन्होंने उस मंदिर में नई टाइलें लगवाई थी, उस मंदिर को रेनोवेट किया था। और क्या उनकी उनकी लाइफ थी, उनकी डेस्टिनी थी, कहाँ ला के उनके वो इतने बड़े भक्त थे कि वो जब उन्होंने अपनी जान भी त्यागी ना, तो वो मंदिर के सामने जो क्योंकि वो शिव भक्त थे, तो वो शिव जी के मंदिर से निकले और माता रानी जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर ना मतलब माता रानी की फोटो सी लगी हुई थी, टाइल में बनी हुई, और वो उसी के सामने उन्होंने अपनी जान दी थी। मतलब मतलब मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल व्यक्ति थे ही नहीं, इंसान नहीं थे। वो आए थे लोगों का उद्धार करने, लोगों को बनाने, उन्होंने इतनी काइंड पर्सन थे, बहुत मतलब काइंड, नेचर से बहुत प्यार था उनको। उनका बहुत बहुत ऐसा soft था कि ना सिर्फ मतलब इंसानों के साथ, वो जानवरों के साथ भी ऐसे थे। एक उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है वेद, उन्होंने दो इंसिडेंट बताया है। तो उन्होंने पहली बार बताया था कि वो दिल्ली में अपने दोस्त के साथ कार में जा रहे थे, तो इंडिया गेट के सामने एक आदमी था जो एक पिंजरे में चिड़िया कबूतर है, हाँ वो जो बेचते हैं, तो वो बेच रहा था। तो गुलशन कुमार गाड़ी से उतरे और वो उसके पास गए, उन्होंने बोला कि भाई तुम इन बेजुबान पक्षियों को क्यों कैद करके रखे हो, इनके लिए तो भगवान ने खुला आसमान बना रखा है, तो आप उसको उड़ने दो ना। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो हमारा पेट पालने का तरीका है, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर उसको सारी जो भी चिड़िया के दाम थे, जो भी पक्षी थे उसके अंदर सब उनको उन्होंने पैसे दिए और वो सारी चिड़िया को उन्होंने आज़ाद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी यहाँ पे नोएडा सेक्टर 16 में मेरी टी सीरीज़ की कंपनी है, आप यहाँ पर आइए और आप कल से यहाँ पे काम पे लग जाइए, लेकिन आज के बाद आप किसी जानवर को ऐसे बांध के बेचेंगे नहीं। उसके अलावा अक्सर उनकी गाड़ी में ना तसला और फावड़ा रखा होता था, क्योंकि रास्ते में राह चलते कभी कोई जानवर, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसे पड़े मिलते थे, तो वो नहीं वो हाँ जी, आप भी जानते, वो सड़ जाते थे, वो हो जाते थे, तो वो जब भी देखते थे ना तो वो तसला और फावड़े जाते थे, उसको उठाते थे, उसको बकायदा उसको दफनाते थे, उसका पूरा वो सब करना, क्योंकि उनका कहना था कि कल को अगले जन्म तुम मैं ये हो सकते हैं। तो ये, और उसके अलावा एक जो उनके दोस्त ने वैद, जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है, उन्होंने किस्सा सुनाया था कि जब, क्योंकि वो बहुत मंदिरें बनाया करते थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों तुम इतना मंदिर बनाते हो, लोग एक कुर्सी भी डोनेट करते हैं तो उस पर अपना नाम लिखते हैं। हाँ, पहले बहुत होता था, कहीं पे भी कुछ आज गिफ्ट भी देते थे तो उस पे नाम लिखवा देते थे, या फिर वो एक जो वो नेम प्लेट शिल्प होती थी जो
उस पे अपना नाम नाम गड़वा के गड़वाते कि थे। फलाने ने ये बना के लगाया आज भी है। आप गार्डन्स में जाओगे तो जो कुर्सी की जाती है तो उसमें वो नाम लिखा रहता है। हाँ हाँ। तो उनके दोस्त ने ये बोला कि तुम तो इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो तुम क्यों नहीं, जब मंदिर निर्माण होता है तो एक बोर्ड में लिखा दो कि ये गुलशन कुमार द्वारा बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि वैद तुम मुझे ये बात बताओ कि कल को मैं जब भगवान से मेरी बात होगी तो भगवान मुझे क्या बोलेंगे, करे गुलशन तो इतना बड़ा हो गया कि तुम मेरे लिए मेरा घर बनाएगा। तो मैं कोई नहीं होता, मतलब जो इंसान थे आज के टाइम पे लोग छोटा सा किसी को चॉकलेट भी देते हैं ना तो उसको वो भी ढिंढोरा दिखावा पीट कर देते हैं देते कि हैं। भाई हमने दिया। तो ऐसा व्यक्तित्व होना, और उन्होंने ना सिर्फ क्या बोलते हैं एक टी सीरीज की, एक उद्योगपति के तौर पे उन्होंने कोई कंपनी खड़ा किया, कुछ किया, वो ऐसा ह्यूमन भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत लोगों की शिक्षा दी है, उनको फ्री में पढ़ाया है, लोगों की भंडारा शादी की करवाते है। हैं वैष्णो आज देवी भी में, वैष्णो देवी में भंडारा होता उनके है। नाम पर होता है। उनके नाम से आज भी भंडारा होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि जब अब्बू सलीम ने उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे थे तो उन्होंने यही बोला था कि अरे इतने में तो मैं वैष्णो देवी में जाके भंडारा करवा मतलब अब्बू दूंगा। सलीम का ही, वो और चिढ़ गया था। अबू सलीम का स्टेटमेंट था कि तुम तो वैष्णो देवी में बहुत लोगों को खिलाते हो, थोड़ा मुझे भी खिला दो। तब उन्होंने वो 10 खाका मतलब 10 करोड़ रुपए मांगे थे। तो उसने बोला था कि जितने मैं तुमको दूंगा ना उतने में सालों भर वैष्णो देवी में मैं भंडारा करवा सकता हूँ। और इसी बात से चिढ़ गए थे अब्बू सलीम कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको मार दूंगा ना तो बस। बहुत मैंने सुनी है, कई लोगों के मुंह से सुनी है कहानियाँ, मतलब कई लोग गुलशन कुमार के बारे में मतलब चीज़ें अलग अलग बताते हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव से बताते हैं। तो एक कहानी मैंने ये भी सुनी है कि गुलशन कुमार जो थे वो हिंदुत्व को बहुत प्रमोट करते थे। और उस टाइम क्या था कि उस टाइम एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि बॉलीवुड में हिंदुत्व को बहुत नीचा दिखाया जाता था, बहुत गलत तरीके से उसकी इमेज बना दी गई थी बॉलीवुड में। अभी भी करते हैं बहुत से लोग, कभी किसी मतलब किसी बाबा को गलत दिखाना, पुजारी मंदिर। पुजारी को हमेशा, अच्छा ये भी होता था कि जो पुजारी होगा वो हमेशा वैसा होगा, लड़कियों पे नजर रखने वाला, गंदी नजर रखने वाला, और लालची होगा, मतलब इस तरीके के जो पंडित होते थे वो लालची होंगे, बनिया होगा वो खाऊ होगा हमेशा, वो जो किसी को उधार देता है तो उसकी लड़कियों पे नजर रखता है, उसकी औरत पे नजर रखता है। जो और किसी कास्ट का होगा, जैसे जैसे ठाकुर होंगे तो वो हमेशा जमीनों को लूटने वाले होंगे, अत्याचार करने वाले, इस तरीके की इमेज जो थी पूरे एक हिंदू समाज की बना दी गई थी, और कहीं ना कहीं कास्ट में बांट दिया गया था हिंदुओं को। तो क्या इसके ऊपर भी गुलशन कुमार कुछ काम करते थे? मैं आपको बताऊं, इसमें ये था कि ये तो चलो ठीक है, जो सलीम अब्बू सलीम था या अंडरवर्ल्ड था, ये एक मतलब कानूनी तौर पर जो भी जांच पड़ताल हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को या हिंदुत्व को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं उनकी जान को भारी पड़ा। शुरुआत उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से, भक्ति गाना बनाना, तो आप उनका यही कहना था, उनको ये चीज़ बुरी लगती थी कि आप कभी भी फिल्मों, ऐसा आपने बोला कि हमेशा हवस के पुजारी, ठीक है, ये ऐसे शब्द क्यों नहीं किसी दूसरे धर्म पे ये सब लगाए, तो उनको वो चीज़ खटकती थी। और वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर गुनाहों का देवता, ऐसी मूवीज आती थी, मतलब गुनाहों का देवता कैसे हो सकता है, गुनाहों का राक्षस हो सकता है, देवता से कैसे, मतलब ये कहा था कि कोई दूसरे उनके गुनाहों का क्रिश्चियन क्यों नहीं, या गुनाहों का मौला, तो उनका ये कहना था। और मतलब हमेशा से उनको ये चीज़ बहुत हिट करती थी। हमेशा वो ये सोचते थे कि इन चीजों को कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहिए, इसीलिए वो ये गाने बनाते थे। उन्होंने जो शुरुआत की थी वो भक्ति गानों से ही की थी। वो चाहते थे कि लोगों में वो एक जो भक्ति वाली चीज़ है वो आए। लोग जो गलत इमेज दिखाई जा रही है, पोर्ट्रे किया जा रहा है हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, और मतलब ऐसे तो कहते हैं कि वहाँ पे उस टाइम कोई जय श्री राम भी अगर कोई बोल देता था या भगवा रंग भी पहनता था तो उस पर भी मतलब उसको निशाने पे ले लिया जाता था या गुनाह माना जाता था। और वो इसी बात से चिढ़ते थे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे सनातन धर्म को इतना ज़्यादा गलत दिखाया जा रहा है इंडस्ट्री में, क्यों बॉलीवुड की फिल्में ऐसा। इसलिए उन्होंने अपनी फिल्मों में इसको चेंज करने की कोशिश की, अपने गानों में इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की। ये था उनका मतलब उनका वो किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थे। उन्होंने हर एक, उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं हर धर्म की हर धर्म का सम्मान करता हूँ, क्यों उन्होंने, हाँ अगर वो ऐसे, अगर वो अगर ऐसे कुछ लोग एलिगेशंस लगाते कट्टर हिंदू होना, तो कट्टर हिंदू का मतलब फिर अगर जो कट्टर टर्म्स है उस तो फिर ये होता ना कि वो किसी भी मुसलमान को या किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को सपोर्ट नहीं करते, वो हमेशा उन्हीं लोग को लेते जो शायद हिंदू धर्म के थे या वैसे थे। लेकिन उन्होंने हर एक ऐसे इंसान को मौका दिया जो शायद बेरोजगार था या जिसके अंदर टैलेंट अच्छा टैलेंट था, बेरोजगार तो अलग चीज हो गई। हाँ,
जैसे कि मैंने आपको पक्षी वाला बताया हाँ। कि उन्होंने क्या बोला कि तुम आके मेरी टी सीरीज में काम करो, मैं तुमको पैसा दूंगा। तो जिनके पास शायद रोजगार नहीं था उन्होंने उसको काम दिया, जिनके अंदर टैलेंट था लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उनको अपॉर्चुनिटी दी। उनको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। तो ऐसा कुछ नहीं था कट्टर, लेकिन उनके अंदर ये भावना थी कि आप किसी ऐसे धर्म को जिस तरीके से आप गलत तरीके से दिखा रहे हो, मुझे वही बदलना है। मतलब हमारे धर्म को मत और दिखाओ। उन्होंने बदला भी है। अच्छा, उन्होंने कोई ऐसी मूवीज भी बनाई थी क्या मतलब जो रिलेटेड टू भगवान से रिलेटेड हो? मैंने सुना है कि कई सारी मूवीज जो हैं उनमें नहीं, उनका उन्होंने बहुत ऐसी योगदान। मूवीज बनाई है, वो उनमें गाने लाते थे, जैसे उनके हनुमान माता की जो एक मूवी आई थी बहुत पुरानी, पता नहीं। चलो बुलावा आया है, हाँ, माता ने बुलाया, जो एक बहुत माँ वैष्णो देवी की भी एक प्रॉपर मूवी है, उसमें भी उनका गाने थे। और हाँ, मतलब मतलब जैसे वो गाते थे, जैसे उनकी जो हनुमान चालीसा आज तक की सबसे ज्यादा देखें, मोस्ट व्यूड, और उनके सब्सक्राइबर्स भी आप देखिए कि कितने ज्यादा हैं। हाँ, वरना मतलब अभी बोलते हैं 2024 के जून तक आई गेस 266 मिलियन। हाँ, 266 मिलियन, और वो फर्स्ट थे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम 100 मिलियन 2019 में जुलाई में आई गेस। तो उन्होंने वो भी किया, और ये भी कहते हैं कि हाँ, गुलशन कुमार ने तो नाम कमाया, सब कुछ करा, लेकिन उनके बच्चे ने भी, जो उनका बेटा है भूषण कुमार और उनके भाई, उन्होंने उनके मरने के बाद पूरी ये इंडस्ट्री संभाली, पूरा अपनी भूषण कंपनी कुमार संभाली है। जो उनका बेटे हैं भूषण कुमार, वो तब थे जब गुलशन कुमार 17 साल के थे, 17, मतलब छोटे ही, मतलब छोटे थे, या लेकिन स्कूल या। उन्होंने पूरा हैंड ओवर कर लिया। उनकी बहन भी हैं 2। अच्छा, मैं तुलसी अब ये कुमार, जानना खुशी। चाहता हूँ, जैसे हमने हत्या की बात की उनकी, ऐसे से वहाँ पे हत्या हुई, जिन लोगों ने हत्या की उनके साथ क्या हुआ? इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 16 लोगों पे कार्रवाई हुई थी। 4 लोगों में तीन लोगों ने थे। हाँ, मारा तो वैसे एक बंदे नहीं था, मारा तो दो गोली तो तो एक ने चलाई थी, बैठे लेकिन हुए साथ थे, में 3 लोग बैठे थे। लेकिन जब पूरी चार्जशीट फाइल हुई इस मामले में, तो ऐसा रिपोर्ट में लिखा है कि 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। लेकिन दाऊद मर्चेंट, जो कि दाऊद मर्चेंट थे, उनको उम्र कैद की सजा दी गई। हाँ, मुख्य आरोपी थे, और बाकियों को छोड़ दिया गया। और जो अबू सलेम का नाम शुरुआत से हम इस पॉडकास्ट में ले रहे हैं कि अबू सलेम अबू सलेम अबू सलेम, तो सवाल ये उठता है कि जब उनका नाम सबसे ऊपर है उसका, तो उसको क्यों नहीं सजा दी गई? तो वहाँ पर ये होता है कि वो पुर्तगाली चले गए थे। अबू सलीम और दाऊद ये सब पहले भाग चुके थे, दुबई, पुर्तगाल, पाकिस्तान। तो अबू सलीम पुर्तगाली चले गए थे, और उस टाइम पर पुर्तगाली और भारत का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक मतलब जो भी अगर वहां से कोई ऐसा इंसान जो वहां से भाग कर गया है, वहां से यहाँ पर आया है, तो उन पे उसी केस पे कार्रवाई की जाएगी जो दोनों साइड रजिस्टर्ड होगी, कॉमन केसेस पे। और वो साइड और रजिस्टर्ड गुलशन कुमार वाला केस रजिस्टर्ड नहीं था, और यही रीजन था कि क्या बोलते हैं उनको ला नहीं। अब तो वो हैं, अब तो भारत आ मुंबई चुके में। हैं। हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि चलो, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोर्ट में जितने बार भी अबू सलेम पे कार्रवाई की जा रही थी, वो हमेशा वहाँ पे एब्सेंट लिखा जाता था, और वो वहीं मुंबई में ही थे। मुंबई जेल में ही बंद थे वहाँ के। एक काथर रोड जेल था, आर्थर रोड जेल। तो वहाँ पर उस जेल में वो बंद थे, लेकिन वो इतने पास होने के बाद भी वहाँ पर एक एब्सेंट का साइन लगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो अंडरवर्ल्ड का दबदबा वो पुलिस में भी था, पुलिस पर भी देखने को मिला। तो क्योंकि नदीम भी देखिए बाहर चले गए थे, वो भाग गए थे, वो अभी भी बाहर ही हैं, वो अभी तक इंडस्ट्री में वापस नहीं आ मतलब पाए। हत्या हुई तो उसको पता था कि मैंने मेरा हाथ है, वो तो जाएगा वो, क्योंकि वो वो भाग क्यों गया। भागे? अगर वो उनके पीछे कुछ होता ही नहीं तो वो अचानक क्यों इंडस्ट्री छोड़कर भाग गए? तुम्हारा कुछ तो तुम्हें डर रहा होगा ना। वो आज भी इस बात को डिनाई करते, वो आज भी मना करते हैं कि मेरा इसमें हाथ नहीं है। इंटरव्यू आया था, हाँ, वो मना करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ यही है कि सबूत नहीं मिल पाया। जैसे टिप्स कंपनी के जो मालिक थे उनके खिलाफ नहीं मिल पाया, ऐसे ही इनके खिलाफ भी सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन ये अभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से। ये सारी बातें जो मेंशन है, एक बुक लिखी गई है, माय नेम इज अबू सलीम। तो उसमें उसके जो एस हुसैन, हाँ, एस हुसैन करके एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है, और उसमें उन्होंने ये बातें मेंशन की हुई थी कि क्योंकि वो सुपारी दी गई थी अबू सलीम को, और उसके बाद ये सारी नाम है उस बुक में ऐसा कहा टिप्स कंपनी के मालिक का भी नाम है उस बुक में। नहीं, टिप्स कंपनी के मालिक का नाम नहीं है। टिप्स कंपनी का तो रिपोर्ट्स बताती हैं, वो कोर्ट में जो सामने आया था। डायरेक्टर थे, नदीम जो थे म्यूजिक डायरेक्टर, उसका नाम था कि उसने अबू सलीम को सुपारी दी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक इंटरव्यू के दौरान जब अबू सलीम एक इंटरव्यू दे रहा था, तो क्योंकि सुभाष घई वाला, राजीव राय वाला भी फेल हो गया अटैक, और सुभाष घई वाला, तो जब बातचीत की गई, जब उनसे पूछा कि ये आपकी सिर्फ हवे की बातें हैं, तो उन्होंने बोला था 1 हफ्ता रुक जाओ, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा।
और एक हफ्ते बाद फिर गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। प्री प्लान्ड, सब कुछ प्री प्लान्ड तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो ईगो पे आ जाना ना, वो ईगो पे आ गया था वो अब्बू सलीम की। और अब्बू सलीम सबसे ज्यादा रखता था, मतलब दाऊद तो करता ही था। दाऊद एक नाम था, लेकिन दाऊद के नाम पे वो सब चल रहे थे। दाऊद पीछे से था, लेकिन सब करा धरा अब्बू सलीम का था। दाऊद और ये अबू इब्राहिम और ये सब जो क्योंकि थे, फंडिंग्स भी बहुत ज्यादा आती थी ना फिल्मों के लिए, क्योंकि इस टाइम प्रोड्यूसर्स के पास या डायरेक्टर्स के पास इतना पैसा तो होता नहीं था, तो जो पैसा दिया जाता था वो दाऊद और ये डी कंपनी ही देती थी। इसी वजह से कितने सारे बॉलीवुड स्टार्स आज भी आप देखेंगे, कितनी सारी बॉलीवुड स्टार्स की फोटोज हैं उनके साथ की, सबकी है, सबकी है। और कहीं ना कहीं नाम जोड़ा रहता है, अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें जरूर आता है कि हाँ उनका इससे एक कनेक्शन था। कितनी एक्ट्रेसेस गायब हुई हैं और सब कुछ। दाऊद का मतलब स्टार्स की शादी में जाना, वो अटेंड करना, उनकी पार्टियां अटेंड करना, वो बहुत क्लियर है कि कौन सी एक्ट्रेसेस को लेना है, कौन सी एक्ट्रेस को हटाना है। कई बार आज की बहुत सारी मैं इंटरव्यूज देखती हूँ जो एक्ट्रेसेस अब बताती हैं कि हमें उस टाइम हटा दिया गया था फिल्म से क्योंकि दाऊद ने बोल दिया था। कोई जो गुलशन कुमार थे, क्या उनके मतलब जो उनके एक ही बेटा था या और भी? दो बेटियां हैं उनकी, तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार। तुलसी कुमार तो काफी अच्छा गाती भी हैं और खुशहाली कुमार जो है वो एक्टिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है। उनकी मतलब ये है कि फिल्म इतनी नहीं चल पा रही है, बस हाँ ये है कि तुलसी कुमार अब टी सीरीज में ही काफी, हाँ वो काफी गाती तुलसी हैं। कुमार और खुशहाली कुमार ने अपने पापा को एक ट्रिब्यूट भी दिया था, आपने गाना सुना होगा मेरे पापा, वो बहुत फेमस हुआ था। उसको भी बहुत व्यूज मिले थे और उसके बाद से भी। पर ये है कि इस केस में आखिरी फैसला 2021 में आया था, जहां पर दाऊद मर्चेंट के साथ एक और शख्स था, एक और गैंगस्टर था। उन दो लोगों को पहले सिर्फ दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर दाऊद मर्चेंट था, एक और शख्स था अख्तर करके कुछ नाम था उनका, उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद से फिर ये केस अभी बंद गया है। मतलब इसके बाद उसमें कुछ भी वो नहीं हुआ, मतलब कोई केस लड़ रहा है अभी भी इसका कि बस ये पूरा? अभी तो फिर आखिरी फैसला 2021 में आया था, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, ऐसी भी कोई स्टोरी है क्या गुलशन कुमार के जाने के बाद? कोई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि उनकी प्रेजेंस जहाँ पे पता चला हो कि हाँ कि भाई ऐसा यहाँ पे? मैंने एक मतलब देखा था कि जब 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तो मतलब उनका प्रेजेंस तो नहीं, लेकिन भूषण कुमार कहते हैं, ऐसा कई बार उन्होंने बहुत इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मैं जब अटकता हूँ ना किसी भी बिजनेस में या कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो मुझे लगता है कि वो मेरे जो पापा हैं वो मेरे सपने में आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि क्या मुझे उसमें से उसको मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं कि तू ये कर और तू ये कर। तो ये एक उन्होंने बताया कि उन्होंने ये एक प्रेजेंस महसूस की है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे उस टाइम जब 100 मिलियन हुए थे। एक 17 साल की उम्र के बच्चे ने संभाला, उसको ये पता चलता ना कि उसके पिता, क्योंकि बहुत अच्छे घर का था, हत्या हुई, वो प्रिविलेज चाइल्ड था, क्योंकि गुलशन कुमार काफी फाइनेंशियली बहुत थे, स्टेबल हो चुके थे इंडस्ट्री में, 350 करोड़ का एम्पायर बर्बाद हो जाती है। लेकिन भूषण कुमार आज भी टी सीरीज इतना बड़ा म्यूजिक लेबल है कि हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है। और ना सिर्फ यहाँ पर आज के वक्त में गुलशन कुमार की तारीफ करनी चाहिए, भूषण कुमार की भी करनी चाहिए, क्योंकि आप क्या कहोगे, नेपोटिज्म कहोगे उस चीज को जो कहते हैं आज नहीं, आज के टाइम पर अगर इंडस्ट्री बेसिस बात की जाए तो क्या बोलेगा लोग, नेपोटिज्म है, उसने क्या किया, उसके पिता ने इतना बड़ा नाम किया है। लेकिन फिर भी अगर उसको मेंटेन करके रखना कि ऐसा नेपोटिज्म एक्सेप्टेड है इंडस्ट्री में, कि अगर ऐसा नेपोटिज्म हो कि पिता ने अगर यहाँ तक दिया है ना तो बेटे ने उसको यहाँ तक पहुँचाया। कुछ हो भी सकता था, जैसे गुलशन कुमार की हत्या हुई उसके बाद उसके भाई भी उसकी ऑक्यूपाई कर सकते थे, कब्जा कर सकते थे कंपनी पर, क्योंकि उसको तो इतनी समझ होगी नहीं ना। 17 साल के बच्चे को कुछ भी कितनी कर समझ सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। बट ये बहुत मतलब एक तरीके से ये अपब्रिंगिंग कहेंगे गुलशन कुमार और उनकी फैमिली की, कि उन लोगों ने सबने मैनेज किया मिलकर, जैसे आप बता रहे हो उनके भाई बहुत सपोर्टिव थे। आज के टाइम पे जहाँ भाई भाई दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करे, वहाँ पर उन्होंने अपने भतीजे के सर पे यहाँ कंधे पे हाथ रखा और बोला कि तुम करो। और मतलब जब पूरा कोर्ट का केस भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, तो किशन कुमार हमेशा प्रेजेंट रहते थे, मतलब वहाँ पर वो हमेशा इंसाफ मांगते थे, वो हमेशा हर एक डिटेल बताते थे कि क्या क्या हुआ गुलशन कुमार के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर किशन कुमार की बात मान ली होती गुलशन कुमार ने कंप्लेन, तो आज वो जिंदा होते, मान ली होती या इतना लाइटली नहीं लिया होता, हर चीज को मतलब ऐसे नहीं छोड़ा होता कि यार चलो ठीक है भगवान। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ना कि अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुला लेता है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो किसी मकसद से आए थे धरती पर, बोलते ना फरिश्ता टाइप।
मैं वही कहूंगी कि उनका यही था, तुम उनको ऐसा नहीं बूढ़ा उड़ा नहीं होना था, उनका इतना ही काम था। ऐसा नहीं था कि वो 80 साल के हो जाए, बेड पे लेट जाए या कुछ अब हिल चल ना पाए। उनको भगवान ने इसीलिए भेजा था कि तुम जाओ, अच्छा काम करो, लोगों को रास्ता दिखाओ, लोगों की सेवा करो और तुम्हें और आप सोचिए ना कि उनकी मृत्यु भी कैसे हुई। अम्बा माँ की एकदम तस्वीर के नीचे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब एक तरीके से उनका जीवन जैसे नीचे से हमेशा ऊपर की ही तरफ गया, कभी भी उन्होंने डाउनफॉल नहीं देखा अपने जीवन में। कोई भी ऐसा नहीं देखा कि उनके करियर जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है फिर ऊपर, आजकल जो होता है बॉलीवुड में। उसका एक रीजन भी है ना कि उन्होंने कभी भी टी सीरीज को उद्योग नहीं देखा। उन्होंने कभी उनका मकसद हमें बिजनेस नहीं देखा कि मैं ये बिजनेस है, मुझे इससे करोड़ों रुपए छापने हैं, मुझे देश का सबसे अमीर आदमी बनना है। कभी उनका ये था ही नहीं। उनको ये था कि हाँ भाई, उनका दो तीन चीजें थी कि टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, जो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे कैसेट्स, उनको मैं कैसेट प्रोवाइड करूँ ताकि वो भजन हिंदुत्व के साथ जुड़े रहें, वो सब सुने, ये सब करना और लोगों की सेवा करना। मतलब एक तरीके से हर आदमी तक एक म्यूजिक को आम आदमी तक पहुंचाना, आम आदमी भी नहीं कहेंगे, लोअर मिडिल क्लास तक मतलब पहुंचाना म्यूजिक को, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप सोचिए ना, जहाँ 30-35 रुपए में, वहाँ पे वो 7 रुपए में बेचते थे। और भोले बाबा के भक्त तो थे ही वो बहुत बड़े, इसीलिए उन्होंने टी सीरीज का नाम भी त्रिशूल सीरीज, उसका टी का जो वो है त्रिशूल है। हाँ, तो ये मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इनकी स्टोरी जो है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि नदीम श्रवण कौन था। मतलब श्रवण का नाम तो नहीं इसमें आया, नदीम का नाम क्योंकि नदीम ने गाना गाया था, और इसलिए वो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा उनका गलत डिसीजन भी हो गया। एक ऐसे इंसान को, मतलब गलत डिसीजन नहीं कहेंगे बट एक ऐसे होता है ना, डेस्टिनी में लिखा होता है चीज़ों का होना, कि वो यहाँ पे जूस की दुकान चलाते थे, हो सकता है वो जूस की दुकान चलाते रहते, अपने फादर का बिजनेस वो करते, लेकिन उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, म्यूज़िक में गए, म्यूज़िक से फिर उन्होंने, हो सकता था इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती बट वो बनी, फिर उनको मुंबई जाना हुआ, फिर उनका मुंबई में एक्सपेंड हुआ बिजनेस, और फिर उनकी ऐसे हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक डेस्टिनी बनी हुई थी, और उनके नाम से आज इतने सारे भारत में मंदिर हैं, इतने सारे भंडारे जो चलते हैं उनके नाम से, इतने सारे धर्म कर्म के काम होते हैं। उन बोलते हैं कि अभी भी भूषण कुमार जो हैं वो डोनेट करते हैं बहुत सारे मंदिरों को, उनको जैसे कोई भी मंदिर होता है बनता है या कुछ होता है तो उसमें वो डोनेट करते हैं, उनके पास कोई जाता है तो कहीं ना कहीं गुलशन कुमार सिर्फ शरीर से मर गए, शरीर नहीं है उनका यहाँ पर, बट उनकी जो एनर्जी है हमारे आसपास या लोगों के पास जो म्यूजिक वाले लोग हैं वो तो आज भी भगवान मानते हैं गुलशन कुमार को, जो नए लोग हैं। इसलिए जब उनका अंतिम संस्कार भी हुआ था तो वो मुंबई से दिल्ली हुआ था उनका अंतिम संस्कार ना, तो सारे सिंगर्स वहाँ पे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सब, सोनू निगम जिनको उन्होंने बनाया था, सब वहाँ पर थे। अगर नहीं होते तो आप, मतलब अगर वो इतने अच्छे नहीं होते तो वो कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, वहाँ पे तो सब थे। सोनू निगम ने एक इंसिडेंट बताया था कि उनके करियर की शुरुआत कैसे होती थी, कि क्योंकि भाई टी सीरीज सामने बहुत लोगों की लाइन लगती थी गाना गाने के लिए, तो एक लिरिक्स राइटर ने गाना लिखा था, और फिर वो लाइन में उन्होंने बोला कि 2-4 लोगों को तुम गवाओ, तो उसमें सोनू निगम ने भी वो गाना गाया था। और फिर वो गाना जब उनके पास गया, और सोनू निगम के आगे कुछ 4-5 ऐसे सिंगर थे जिन्होंने इंडस्ट्री में 1-2 हिट गाने दे दिए थे, तो उसके बावजूद भी सोनू निगम का उन्होंने गाना सुना और उन्होंने बोला कि वो लड़के को बुलाओ। तो जब उस लड़के को बुलाया तो वो लड़का था सोनू निगम। फिर वो आए तो उन्होंने बोला कि तुम कद काठी से तो बहुत छोटे लगते हो, तुम्हारी आवाज़ के हिसाब से नहीं बोल सकते कि तुम वो इंसान हो। तो उसके बाद फिर उन्होंने बाकी लोगों को छोड़कर और उनको बुलाया, फिर हाँ, और तो वही ना, उन्होंने प्रॉफिट नहीं सोचा। फिर उन्होंने ये बताया था कि उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम टी सीरीज आ जाओ, अब तुम यहीं रहोगे, तो और तुम्हें, और इतना भी नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि तुम अपने माता पिता को बुलाओ, वो भी सब यहीं रहेंगे, मैं टिकट भिजवाता हूँ, तुम जाओ। और फिर उन्होंने अपने माता पिता को बुलाया, फिर वो लोग यहीं मुंबई शिफ्ट हुए, एंड फिर आज सोनू निगम वो ऐसे बुलाते थे। और ना सिर्फ मतलब कि सिंगर को अपॉर्चुनिटी, उनके परिवार का ध्यान रखना कि उनके माता पिता ठीक है नहीं, उनके भाई बहन ठीक है नहीं, एक तरीके से वो अपना परिवार ही मानते थे, जो टी सीरीज के अंदर आ गया वो उनकी फैमिली बन जाती थी। आज भी वही है कि उस टाइम पर भी हर एक क्या बोलते हैं, पूजा, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, हर सेलिब्रेशन होना, इंडस्ट्री के हर एक लोग को, और नॉट जस्ट इंडस्ट्री, जो वहाँ पर आई थिंक साफ सफाई के भी काम करते थे, जो हेल्पर्स थे, उनको भी उतनी ही तजव्वुद देना,
सबको बराबर बराबर देना। मानना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, वो अब्बू सलीम का जो केस हुआ वो हुआ, वो सब ऊपर से वो लिखवा के आए थे, वो उनकी एक डेस्टिनी थी, बट उनसे इंसान को सीखना क्या चाहिए इंस्पायरिंग थी बहुत उनकी कि लाइफ। डरो मत और तुम अपना काम करो और जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो। वो मतलब एक तरीके से झुके नहीं किसी के सामने कभी भी। हम एक टाइम के लिए किसी का बुरा सोच लेते हैं ना कि अच्छा ये हुआ, ऐसा हुआ। जितना पैसा था दे भी सकते थे पैसा, इतना तो पैसा था ना उनके पास। 10 करोड़ उनके लिए क्या बात वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 100 करोड़ भी दे सकते थे वो वो झुकना देने नहीं को। चाहते थे। वो बस ये मैसेज देना चाहते थे कि किसी भी ऐसे लोगों के सामने मत झुको जो गलत है, गलत के आगे नहीं घुटने टेकने हैं। और वही वो अपने बच्चों को सिखा के गए, वही वो शायद बहुत सारे ऐसे लोग सिखा के गए जो गुलशन कुमार से इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं उनको देख करके। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कहानी है वो बहुत मतलब एक तरीके से उनको ह्यूमन नहीं कह सकते हम, एक सुपर नेचुरल जो जिसको बोलते हैं ना कि बहुत एक दिव्य आत्मा जिसको दिव्य आप बोलते और हैं। हम जैसा आदमी नहीं थे और मतलब उनसे उनकी जो सोच भी थी ना वो बहुत आगे की थी। मतलब फ्यूचरिस्टिक हाँ, थी, हाँ। बहुत फ्यूचर में सोचते थे वो। क्योंकि अगर वो उस टाइम भी सोचते यार इतनी महंगी कैसेट कौन लेगा, तो उन्होंने सस्ता किया, कंपटीशन को खत्म कर दिया एक तरीके से उन्होंने। और उनका इंटेंशन वो नहीं था कि कंपटीशन को खत्म करना, अलग था। उनका इंटेंशन था कि लोगों तक कैसेट्स पहुंचाना, कि जो म्यूजिक सुनो, तुम भजन सुनो। वो हो गया कंपटीशन, वो अलग चीज है, क्योंकि वो उस तरीके सोच रहे थे जो टिप्सी वाले थे। लेकिन वही कहते हैं ना कि हमारा एट द एंड देखो, जाना सबको ही है, मरना सबको ही है, आप भी, ये भी, मैं भी, हम भी। वो अपना नाम सुनहरे चाहे अक्षरों आप में लिखवा के चाहे आप 30 में जाओ, 45 में जाओ या 50 में जाओ, लेकिन जाना सबको ही है। लेकिन वही है कि जाओ तो लोग आपके बारे में बात करें, तो आज आपका भी आना वो जिंदा है। बट वो जिस दिन उनकी मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जिस दिन उनकी डेथ हुई, वो ब्लैक डे के तरीके से जो है वो मनाया जाता है। 12 अगस्त को ब्लैक डे की तरह उनको मनाया जाता है। तो ये कहानी थी गुलशन कुमार की, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत लोगों को मौका दिया। बहुत सारे ऐसे भी उनके साथ वाक़ये हुए जहाँ पर उन्हें ऐसा कहा जाता है कि साक्षात भगवान ने उन्हें बहुत जगह दर्शन दिए, ऐसा कहा जाता है। वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, माँ अम्बा के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं गुलशन कुमार से जुड़ी हुई, हमने जो सिमरन और मीनाक्षी से जानी, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।